महात्मा गांधी ने कहा था, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीति हर जगह है, आपके अंदर है, परिवार में है, समाज में है, देश और दुनिया में है। इसकी गहरी समझ आपके और समाज के जीवन को बेहतर बनाती है, जबकि इससे दूरी समाज में अव्यवस्था और तानाशाही को जन्म देती है। जैसा कि प्लेटो ने कहा था, लोकतंत्र से ही तानाशाही जन्म लेती है, अर्थात यदि जनता लापरवाह हो जाए तो वहां तानाशाही की संभावना बढ़ जाती है। एक अन्य कहावत भी है कि यदि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो अनपढ़ों के द्वारा शासित होंगे। राजनीति को गहराई से समझने से पूर्व राजनीति पर विद्वानों के विचार को समझ लेते हैं। राजनीति पर विभिन्न दार्शनिकों, विचारकों और विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। ये विचार राजनीति की जटिलताओं, इसकी भूमिका और समाज पर इसके प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। सबसे पहले हैं अरस्तु, 384 से 322 ईसा पूर्व। इनके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने राजनीति को मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा माना। उन्होंने राजनीति नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने विभिन्न शासन प्रणालियों की तुलना की। उन्होंने लोकतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र जैसी प्रणालियों का विश्लेषण किया और मिश्रित शासन प्रणाली का समर्थन किया। दूसरे हैं प्लेटो, 427 से 347 ईसा पूर्व। इनके अनुसार राजनीति का उद्देश्य न्याय स्थापित करना है। प्लेटो ने राजनीति को न्याय और नैतिकता से जोड़ा है। उन्होंने रिपब्लिक नामक ग्रंथ में एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की जहां दार्शनिक राजा शासन करेगा। उनका मानना था कि सिर्फ विद्वान और न्याय प्रिय व्यक्ति को ही शासन करना चाहिए। तीसरे हैं चाणक्य, कौटिल्य, 350 से 275 ईसा पूर्व। इनके अनुसार राजनीति का उद्देश्य समाज को संगठित और शक्तिशाली बनाना है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने राज्य व्यवस्था, कूटनीति, युद्ध नीति और प्रशासनिक नीतियों का उल्लेख किया। उनके अनुसार एक शासक को कुशल, चतुर और रणनीतिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, जो आज भी राजनीतिक कूटनीति में प्रयोग किया जाता है। चौथे हैं मैकियावेली, 1469 से 1527 ईस्वी। इनके अनुसार राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक ग्रंथ में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार शासन का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है और उसे बनाए रखना है, चाहे इसके लिए कोई भी साधन अपनाना पड़े। उन्होंने कहा कि राजनीति में नैतिकता की जगह नहीं होती, बल्कि व्यवहारिकता और शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। पांचवें हैं जॉन लॉक, 1632 से 1704 ईस्वी। लोकतंत्र ही जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकता है, यह इनका कहना है। लॉक ने प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा दी जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को बताया। उन्होंने सामाजिक संविदा जिसमें सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शासन को जनता की सहमति से चलना चाहिए। उनके विचारों ने लोकतंत्र और संवैधानिक सरकार की नींव रखी। छठे हैं थॉमस हॉब्स, 1588 से 1679 ईस्वी। इनके अनुसार राजनीति का मुख्य कार्य समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। उन्होंने अपनी पुस्तक लेवायथन में कहा कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है और उसे एक मजबूत सरकार की आवश्यकता होती है। उनके अनुसार सरकार की भूमिका अराजकता को रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। सातवें हैं रूसो, 1712 से 1778 ईस्वी। इनके अनुसार लोकतंत्र ही वास्तविक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन समाज में हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा है। उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया और कहा कि सरकार को जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। आठवें हैं कार्ल मार्क्स, 1818 से 1883 ईस्वी। इनके अनुसार सभी राजनीतिक संघर्षों की जड़ आर्थिक असमानता है। मार्क्स ने राजनीति को वर्ग संघर्ष का परिणाम माना। उन्होंने समाजवाद और साम्यवाद का समर्थन किया जहां संपत्ति का समान वितरण हो। उन्होंने कहा कि पूंजीपति मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं और इसे समाप्त करने के लिए क्रांति आवश्यक है। नौवें है महात्मा गांधी, 1869 से 1948। इनके अनुसार राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा करना होना चाहिए। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से राजनीति में नैतिकता का समावेश किया। उनके अनुसार राजनीति बिना नैतिकता के विनाशकारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अच्छी राजनीति का उद्देश्य गरीबों और शोषितों की सेवा करना होना चाहिए। 10वें हैं भीमराव अम्बेडकर, 1891 से 1956।
इनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है यदि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता ना हो। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राजनीति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की वकालत की। उन्होंने कहा कि राजनीति का असली उद्देश्य समाज में समान अवसर प्रदान करना और जातिवाद तथा भेदभाव को समाप्त करना होना चाहिए। राजनीति पर देखिए, विभिन्न विद्वानों के विचार इसे एक व्यापक और जटिल विषय बनाते हैं। कुछ विद्वान इसे शक्ति और सत्ता का खेल मानते हैं, तो कुछ इसे नैतिकता और न्याय का साधन मानते हैं। लेकिन अंततः राजनीति का मुख्य उद्देश्य समाज को व्यवस्थित और उन्नत बनाना है। राजनीति का सही उपयोग समाज को सुधार सकता है, जबकि गलत नीतियों से यह समाज को विनाश की ओर भी ले जा सकती है। तो आइए अब हम राजनीति को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले राजनीति के अर्थ समझ लेते हैं। राजनीति शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस यानी नगर राज्य से लिया गया, जिसका अर्थ है राज्य या शासन से संबंधित गतिविधियां। राजनीति समाज में शक्ति, शासन और नीतियों से जुड़ी प्रक्रिया है, जिसमें सरकारों का गठन, नीतियों का निर्माण और कानूनों का परिवर्तन शामिल होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में संसाधनों का वितरण, अधिकारों का निर्धारण और विवादों का समाधान किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकारों का निर्माण, नीति निर्धारण और शक्ति का वितरण होता है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की राजनीति विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली है, जहां जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। भारत का राजनीतिक ढांचा संवैधानिक लोकतंत्र पर आधारित है, जहां संविधान सर्वोच्च है। उसके बाद राजनीति का उद्देश्य देखते हैं। देखिए, राजनीति का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, न्याय और सुव्यवस्था बनाए रखना है। इसका उपयोग शासन करने, कानून लागू करने और जनता की भलाई के लिए नीतियां बनाने में किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में सरकार का गठन और संचालन, कानून और नीतियों का निर्माण, जनता की समस्याओं का समाधान, सामाजिक और आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना इत्यादि शामिल है। राजनीति के प्रमुख तत्वों में देखें तो जैसे कि सत्ता, जिसमें शासन करने की क्षमता होती है, सरकार जिसमें शासन करने वाली संस्था होती है, नीतियाँ जिसमें समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियम होते हैं, कानून जिसमें जनता के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करने वाले नियम होते हैं, लोकतंत्र और अधिनायकवाद जिसमें शासन की विभिन्न प्रणालियाँ होती है। राजनीति के प्रकार में यदि देखें तो देखिए, शासन प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र, जैसे जनता को अपने नेता चुनने का अधिकार होता है। सरकार जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करती है, उदाहरण भारत, अमेरिका और ब्रिटेन। तानाशाही डिक्टेटरशिप, जिसमें सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में होती है। जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित होती है, उदाहरण उत्तर कोरिया, सऊदी अरब। उसके बाद राजतंत्र, मोनार्की, जिसमें राजा या रानी शासन करता है। कुछ देशों में संवैधानिक राजतंत्र होता है, जहां राजा केवल प्रतीकात्मक होता है, उदाहरण जैसे ब्रिटेन, जापान। साम्यवाद, कम्युनिज्म, जिसमें सरकार प्रमुख संसाधनों और उद्योगों का नियंत्रण करती है। उद्देश्य होता है इसमें कि समानता और सामाजिक न्याय स्थापित किया जाए, उदाहरण जैसे चीन, क्यूबा। राजनीति के विभिन्न स्तर भी होते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजनीति, देश की सरकार से संबंधित निर्णय और नीतियां, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद आदि इसमें शामिल होते हैं। राज्य की राजनीति, जिसमें राज्यों की सरकार और विधानसभा से संबंधित गतिविधियां होती है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधायक इसमें शामिल होते हैं। स्थानीय राजनीति, जिसमें नगर निगम, पंचायत और जिला परिषद के स्तर पर शासन होता है, जिसमें नगर प्रमुख, सरपंच और पार्षद इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद भारतीय राजनीति को आइए समझ लेते हैं। जैसे भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहां संसदीय प्रणाली लागू है। भारतीय राजनीति की व्यवस्थाएं क्या है, विशेषताएं क्या क्या है? जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली है, यहाँ भारत में जनता को अपने नेता चुनने का अधिकार है। संविधान आधारित शासन है, यहाँ पे भारतीय संविधान सरकार के काम करने के नियम तय करता है। बहुदलीय प्रणाली है, भारत में कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं। विभाजित शासन है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। संविधान ही सर्वोच्च है, कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। भारत की राजनीतिक संरचना कैसे है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है भारत का? शासन प्रणाली देख लेते हैं। जैसे भारत में संसदीय प्रणाली लागू है, जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और संसद के पास होती है। सरकार के इसमें लेवल क्या है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत वगैरह शामिल होते हैं। केंद्र सरकार इसमें पूरे देश में प्रशासन चलाती है, राज्य सरकार जो राज्यों में, और स्थानीय सरकार जो पंचायत, नगर निगम, जिला परिषद जैसे निकाय शामिल होते हैं। भारत सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है, जिसमें संसद और संसद में लोकसभा जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं, राज्यसभा जो राज्यों के प्रतिनिधि और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। यहाँ कार्य क्या होता है, कानून बनाना, बजट पास करना, सरकार को
जवाबदेह बनाना इत्यादि। राज्य विधानसभा, जिसमें विधानसभा में जनता द्वारा चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। विधान परिषद कुछ राज्यों में ऊपरी सदन के रूप में कार्यरत होता है। कार्यपालिका, जिसमें शासन चलाने वाली संस्था होती है, जैसे राष्ट्रपति भारत के नाम मात्रा के प्रमुख होते हैं। संसद और प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जो वास्तविक शक्ति रखते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और सरकार के कार्यों और नीतियों का संचालन करते हैं। मुख्यमंत्री जो राज्यों में सरकार का प्रमुख होता है, राज्य के प्रशासन का संचालन करता है। तीसरा है न्यायपालिका, कानून की व्याख्या करने वाली एक संस्था। सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च अदालत है। हाई कोर्ट जो राज्यों में उच्च न्यायालय है और जिला और सत्र न्यायालय जिले स्तर पर काम करते हैं। इनका कार्य क्या है? संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, सरकार और नागरिकों के बीच विवाद को हल करना इत्यादि। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, जैसे राष्ट्रीय दल, भारत में कई राष्ट्रीय स्तर के दल हैं जो पूरे देश में सक्रिय हैं, जैसे बीजेपी जो हिंदुत्व विचारधारा, राष्ट्रवाद पर आधारित विकास इत्यादि कामों पर ध्यान केंद्रित करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। और भी कई राष्ट्रीय पार्टी हैं। क्षेत्रीय पार्टी जैसे कि डीएमके, टीडीपी। और उसके बाद क्षेत्रीय दल राज्यों की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में चुनाव प्रणाली को देखें तो चुनाव आयोग जो स्वतंत्र संस्था जो चुनाव संचालित करती है, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखती है, राजनीतिक दलों के नियम और आचार संहिता तय करती है। चुनाव के प्रकारों में देखें तो लोकसभा चुनाव जो हर 5 साल में होता है, विधानसभा भी 5 साल में होता है, स्थानीय चुनाव पंचायत नगर निगम के लिए होते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संसद और राज्यसभा के सदस्य से मिलकर करते हैं। भारत में राजनीति के फायदे और नुकसान क्या है? जनरल वे में भी आप राजनीति के फायदे और नुकसान को देख सकते हैं। जैसे जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिलता है, विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है, नीतियों में जनता की भागीदारी बढ़ती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे भ्रष्टाचार का खतरा होता है, जातिवाद और सांप्रदायिक राजनीति बढ़ता है, राजनीतिक अस्थिरता से विकास बाधित हो सकता है, वोट बैंक राजनीति के कारण विकास कार्यों में देरी होती है। भारतीय राजनीति पर प्रमुख विचारकों के विचार, जैसे गांधी जी कहते हैं राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा करना होना चाहिए। अंबेडकर कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं यदि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता ना हो। चाणक्य कहते हैं राजनीति में केवल वही सफल होता है जो दूरदर्शी और चतुर हो। पंडित नेहरू कहते हैं राजनीति का सही उद्देश्य देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करना है। भारत की राजनीति लोकतांत्रिक, बहुदलीय और संविधान आधारित है। हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी है, जैसे भ्रष्टाचार, जातिवाद और सत्ता का दुरुपयोग। यदि राजनीति को सही दिशा में चलाया जाए तो यह देश के विकास और जनता की भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राजनीति जनता की सेवा का साधन होना चाहिए, सत्ता का नहीं। उसके बाद देखते हैं हम कि राजनीति में भागीदारी कैसे होती है। देखिए, राजनीति में नागरिकों की भागीदारी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे भाग लेते हैं? जैसे वोटिंग करके, चुनाव में भाग लेकर सही नेता का चयन करते हैं, राजनीतिक दलों से जोड़ना, विभिन्न विचारधाराओं का समर्थन करते हैं लोग, विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना, मीडिया और सोशल मीडिया लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि देखिए, राजनीति समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करती है। यदि राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता बनी रहे तो यह समाज के विकास और प्रगति में सहायक हो सकती है। अच्छी राजनीति जनता की सेवा करती है और बुरी राजनीति समाज को विभाजित करती है।